हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आप सभी का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। आप सभी का तैयारी मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इसी के दौरान हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी और एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्या इम्पोर्टेंट थ्योरी होने वाला है। तो ये देखिए जो लिखा गया है यहाँ पर, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। परमिटिविटी से और परमेबिलिटी से दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोगों को। तो परमिटिविटी का यूनिट याद रखिएगा आप लोग, फैराडे पर मीटर, और परमेबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। और इसका डायमेंशन आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख लें क्या होता है, या इसको आप लोग निकाल कर भी याद कर सकते हैं फॉर्मूला से। और इसमें इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। परमिटिविटी से इसका यूनिट पूछता है फैराडे पर मीटर, और परमेबिलिटी का हेनरी पर मीटर। और इसमें फ्री स्पेस का पूछा जाता है, परमिटिविटी कितना होता है। तो ये डाटा आप सभी को 12th में याद होगा, या 10th के बाद ही सेमेस्टर इस सब में दिए होंगे तो याद होगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। और परमिटिविटी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, और परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में आती है। तो परमेबिलिटी फ्री स्पेस का कितना होता है, परमेबिलिटी फ्री स्पेस का होता है म्यू नोट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। एग्जैक्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप सभी देखते हुए चल रहे हैं, सबको इग्नोर नहीं करें। पावर ग्रिड के लिए पीजीसीएल और बार्क के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो भी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं जीडीसी के थ्रू, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। रेजिस्टिविटी तो याद रहता है ओम मीटर, लेकिन कंडक्टिविटी में 2-3 तरह से दे दिया जाता है, महो पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, और पर ओम मीटर भी इसका यूनिट दे दिया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आप सभी को। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं क्या है मेरा। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका यूनिट होता है फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक का, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे याद रखें। और इसके बगल में डायमेंशन भी लिखा गया है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है ओरस्टेड होता है, न्यूटन पर वेबर होता है, या एम्पियर पर मीटर होता है। ये तीनों होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। एमएमएफ का यूनिट आप लोग जानते हैं, एम्पियर टन या गिलवर्ट होता है। रिलक्टेंस का यूनिट एम्पियर टन पर वेबर। रिलक्टेंस का यूनिट क्या चीज़ होता है, एम्पियर टन पर वेबर होता है, या इसको पर हेनरी भी कहा जाता है, इसे पर हेनरी भी कहते हैं। नेक्स्ट परमियंस। परमियंस का यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर टन। ठीक, रिलक्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है परमियंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। लुमिनियस फ्लक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लुमिनियस फ्लक्स लुमेन होता है। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है लक्स या लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला भी होता है लुमिनियस फ्लक्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है सभी को। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, इसको कवर करने वाले हैं थ्योरी के माध्यम से हम लोग। तो देखते हैं एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। एक्टिव, नाम से ही लग रहा है जो एक्टिव हो, यानी जो सक्षम हो, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी फॉर इन्फिनिटी टाइम। एग्जाम्पल के लिए करेंट सोर्स हो गया, ओपैम्प हो गया, बीजेटी हो गया, ये सब क्या चीज़ है, मेरा एक्टिव एलिमेंट है। या बैटरी हो गया, वो एक्टिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल समझना, नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, मतलब जो किसी भी तरह का एनर्जी नहीं सप्लाई कर सकता, उसको क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट कहेंगे। जैसे आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, या बल्ब हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब सप्लाई नहीं करता है एनर्जी का। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है
if the ratio of voltage to current at any point on characteristics curve is negative then the element is active otherwise it will be passive। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे, अच्छा से याद करके रखें, एग्जाम में आने वाला है। इफ़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज और करेंट और वोल्टेज का रेशियो यदि निगेटिव आता है किसी भी पॉइंट पर तो वह एलिमेंट एक्टिव कहलाएगा, और यदि नहीं आता निगेटिव तो मेरा पैसिव कहलाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा तो मेरा पैसिव होगा। इसको आगे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, एक्टिव और पैसिव का ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, यानी करेंट की प्रवाह की दिशा निर्भर नहीं करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनल कहेंगे। इंडिपेंडेंट रहेगा, करेंट की डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करेगा, करेंट के फ्लो के डायरेक्शन पर, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, उस एलिमेंट को बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे में आर एल सी क्या हो जाएगा मेरा, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, और इसको पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं आर.एल.सी को। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट किसे कहेंगे, इफ़ द प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट इज डिपेंडेंट, यदि डिपेंडेंट वो रहेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट का, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरा हो जाता है डायोड, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओपैम्प, ये सब मेरा यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। अब इसका ग्राफ के थ्रू देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। वेन करेक्टरिस्टिक्स कर्व इज सिमिलर इन अपोजिट क्वाड्रेंट पार्ट द एलिमेंट इज बाई डायरेक्शनल अदरवाइज इट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका जो मतलब ग्राफ रहेगा वो सेम रहेगा, तब इसको कहेंगे बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट यूनिलेटरल और बाईलेटरल देख लेते हैं। यूनिलेटरल और बाईलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं, ए यूनिलेटरल एलिमेंट सच एज ए डायोड और ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। यूनिलेटरल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में करंट को प्रवाहित होने के लिए परमिशन देता है, उसको क्या कहेंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट। जैसे कि डायोड मेरा यूनिलेटरल एलिमेंट है। बाईलेटरल एलिमेंट किसको कहेंगे, एन एलिमेंट दैट कंडक्ट्स करेंट इन बोथ डायरेक्शन, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में करेंट को परमिशन दे जाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईलेटरल एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल बाईलेटरल एलिमेंट का एग्जांपल हो जाता है आर.एल.सी कॉमन है एग्जांपल के तौर पे। पैसिव के लिए भी आर.एल.सी, फिर उसके बाद बाईलेटरल के लिए भी आर.एल.सी और बाई डायरेक्शनल के लिए भी आर.एल.सी। नेक्स्ट अब हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए एक फिगर बनाया गया है यहाँ पर। एक्टिव एलिमेंट कौन होता है, जिसका स्लोप निगेटिव आ जाए, या ग्राफ नॉर्मली लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा वो एक्टिव एलिमेंट होता है। इट मे ऑल्सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पैसिव एलिमेंट पॉजिटिव स्लोप पे रहेगा, उसको पैसिव एलिमेंट कहेंगे। ग्राफ के थ्रू समझते हुए चलेंगे। बाईलेटरल कौन कहलाएगा, ग्राफ इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इन सेम, तब उसको बाईलेटरल कहेंगे। यूनिलेटरल, ग्राफ इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट सेम, जब दोनों में सेम नहीं रहे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तब उसको यूनिलेटरल कहेंगे। लीनियर किसके लिए होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा तब लीनियर एलिमेंट उसको कहेंगे, लीनियर। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला का समझने का कोशिश करते हैं, एक्टिव है कि पैसिव है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्लोप, या ऐसे समझें, पैसिव जो पॉजिटिव रहेगा, जिसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा उसको क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। और यदि पॉजिटिव स्लोप नहीं आ रहा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए मान लेते हैं मेरा एक डायरेक्शन में एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, बाई एक्सिस है। अब इसमें देखते हैं हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो देख सकते हैं हम लोग लेफ़्ट से राइट में जाने पर ये जो डाटा है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड इसका। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो गया, तब पैसिव एलिमेंट मेरा ये हो जाएगा। फर्स्ट वाला किसका दिया हुआ, पैसिव एलिमेंट का। सेकंड हम लोग ग्राफ देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में
सेकंड में हम लोग देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में बढ़ने पर घट रहा, डिक्रीज हो रहा है, यानी निगेटिव स्लोप प्राप्त हो रहा है। और बाई एक्सिस से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मेरा मैग्नीट्यूड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप दोनों मिल रहा है, यानी एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट दोनों लगा हुआ रहेगा। तो महत्व किसका होता है? एक्टिव एलिमेंट, यानी वो मेरा पूरा सिस्टम क्या चीज कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा। यानी सेकेंड वाला मेरा क्या चीज हो गया? एक्टिव हो गया। इसी टाइप से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, थर्ड वाला में भी, थर्ड वाला भी मेरा क्या चीज हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ये बढ़ने पर घट रहा। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें मतलब स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन के लिए आ जाता है। ये आप एक बार फार्मूला को रिमेंबर कर लें, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हम लोग डेल्टा से किस में जा रहे हैं? स्टार में जा रहे हैं। तब डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो 1/3 से डिवाइड हो जाता है, यानी बाई 3 किया जाता है। और जब स्टार से हम लोग जब डेल्टा में आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसका फार्मूला इस टाइप से निकलता है। ये देखिए, डेल्टा से हम लोग को स्टार में लाना है, यानी इसी ये वाला फॉर्मेशन करना है। तो ये वाला जो है स्टार यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर ए बी, जो इसका साइड वाला है एलिमेंट रेजिस्टेंस, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई किससे कर देंगे? तीनों का सम से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से आप लोग याद रखें। और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना रहेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं जब स्टार से डेल्टा में आएंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, 3। इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं। जैसे डेल्टा है तो डेल्टा कुछ बड़ा दिख रहा है, स्टार छोटा दिख रहा है। यानी जब भी हम लोग स्टार से डेल्टा यानी बड़ा में जाएंगे 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टार से डेल्टा से स्टार में आएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो स्टार से डेल्टा में याद रखने का तरीका क्या है? ये मेरा स्टार है, स्टार से हम लोग यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं इस टाइप से रेजिस्टेंस का। तब यहाँ पर ये वाला जो है आर ए बी से मिलकर बना है, तो इसको ध्यान में इस प्रकार से रखना है, आर ए प्लस आर बी करेंगे और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके आर सी से डिवाइड कर देंगे, जो है मेरा लास्ट में शेष बच रहा है आर सी। तो चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ? ओम्स लॉ किस पर लागू नहीं होता? तो ओम्स लॉ हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, ये तीनों पर लागू होता है। किस पर लागू नहीं होता? तो ट्रांजिस्टर पर लागू नहीं होता, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज ए कांस्टेंट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल अकॉर्डिंग टू बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यदि कोई भी स्फेरिकल है उस पर हम लोग चार्ज कर दिए हैं, यानी प्लस 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 या माइनस माइनस कोई भी चार्ज दे दिए हैं, तब इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। कोई भी स्फेरिकल सेल है उसका इनसाइड यानी अंदर में जो पोटेंशियल रहता है किसी भी पॉइंट पर इक्वल रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू इन एन एसी सर्किट? पीक वैल्यू का फॉर्मूला हमको बताना। तो सबसे पहले आप लोगों को पीक वैल्यू किस फॉर्मूला में आता है ये पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं या नहीं याद है तो वो नोट कर लें, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। पीक फैक्टर बराबर होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू होता है, इसको याद रखें। एक मेरा होता है फॉर्म फैक्टर में होता है, ऊपर में हो जाएगा आरएमएस वैल्यू और नीचे में हो जाता है एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर में, ठीक, आरएमएस बटा
एवरेज और पीक फैक्टर में पीक वैल्यू ऊपर रहेगा, नीचे में आरएमएस वैल्यू रहेगा, इस टाइप से याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसमें किसका निकालना, हमको पीक वैल्यू बताना था। तो पीक वैल्यू देखिए कहाँ ऊपर में है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू को हम वहीं पर रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो पावर फैक्टर इंटू आरएमएस वैल्यू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ और इसमें ये भी याद रखें, जो पीक फैक्टर रहता है साइनसोइडल के लिए 1.4 होता है और फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक इन 2 सेकेंड्स इफ इट्स फ्रिक्वेंसी इज 100 हर्ज। 100 हर्ज फ्रिक्वेंसी 2 सेकेंड में वो कितना हो जाएगा, तो 2 सेकेंड में उसका फ्रिक्वेंसी 100 हर्ज दिया हुआ था, तो 2 सेकेंड में हो जाएगा 200, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the turn current density of metal if a current of 30 ampere is passed through a cross sectional area of 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ देखिए क्वेश्चन आप सभी को रहेगा तो डायरेक्टली उसका आंसर आप लोग पता कर सकते हैं। ये देखिए यूनिट से इसको हम लोग बता सकते हैं, यूनिट देख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, तो यानी इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 30/0.5 यानी 60 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम में आप सब जो इजी क्वेश्चन रहता है उसको सही कीजिए, उसी से रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम्ड बाई R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इफ द वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब दो को रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ R1 R2, R1 का वैल्यू ज़्यादा है तो किस में पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप लोग जानते हैं सीरीज में जो रहता है करेंट इक्वल रहता है, तो हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं I²R से देख सकते हैं। करेंट तो मेरा इक्वल है तो करेंट से मतलब नहीं है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसी में पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है वोल्टेज है जो स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट डू क्राउडेड लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट। जो क्राउडेड लाइन रहता है जहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ लाइन रहती है वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली टाइजेंट निकाल के हम लोग पता करते हैं, तो यानी 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलोंग द लाइन टाइजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of primary turns in a 200 by 1000 volt transformer if the EMF per turns is 10 volt। यानी पर EMF पर टर्न दिया हुआ 10 वोल्ट और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में हम लोग देखते हैं 200 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये मेरा टर्न निकल गया 20, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन एन एसी सर्किट। ये देखिए एक बार ऊपर भी बताएं, एक बार फिर से आप लोग ध्यान देने का कोशिश करें। इस बार हमको बताना एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू किस फार्मूला में आता है, तो एवरेज वैल्यू आता है मेरा फॉर्म फैक्टर में, FF। फॉर्म फैक्टर आप लोग जानते हैं RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है, तो यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा RMS वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड इलेक्ट्रिक करेंट एंड एडवाइज्ड ए मेथड टू मेजर करेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। करेंट का यही ना खोज किए थे एंड्रे मेरे एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 2 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कूलम में आप लोग याद रखें, एक कूलम में रहता है 6.24 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी 2 कूलम रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए
तो 12.48 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी जल्दबाजी में ये भी गलती हो जाता है, ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है कभी कभी एग्जामिनर 10⁻36, जो कि गलत है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विटनेस्ड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। मैग्नेटिज्म को कौन सबसे पहले परिभाषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ओरस्टेड ने, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है मेरा 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग अकॉर्डिंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा, जो कि होता है J/E। जे मेरा हो जाएगा करेंट डेंसिटी और ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ द रेशियो ऑफ करेंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू KCL मस्ट बी जीरो। KCL का स्टेटमेंट क्या है? तो आप सभी जानते हैं क्या चाहिए, अलजेब्रिक सम करेंट्स इंटरिंग लीविंग एज एक्शन इज जीरो। नेक्स्ट, हाउ मेनी डायरेक्शंस कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हैव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट का सिर्फ एक डायरेक्शन रहता है, 1, किसी पॉइंट पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग happen in a transformer when the number of secondary turns is greater than the number of primary turns। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, रेशियो इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी टू इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी। सेकेंडरी टू प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF होता है, N2/N1 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट इज ड्राइन बाय द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन। जब सेकेंडरी ओपन रहता है तो जो करेंट मेरा प्राइमरी सर्किट में कुछ करेंट जाती है तो उसको मैग्नेटाइजिंग करेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉजिटिव पावर इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। पॉजिटिव पावर का मतलब होता है एलिमेंट इज ऑब्जॉर्बिंग पावर, वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब। हाउ डज इंड्यूस्ड EMF इन DC मोटर रिएक्ट टू सप्लाई वोल्टेज। DC मोटर में जो इंड्यूस्ड EMF रहता है वो अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सर्किट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा? ए, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल पे हम लोग ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू KVL मस्ट बी जीरो। KVL और KCL, तो KVL में हो जाता है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्लोज लूप इज जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी। द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस किस टाइप से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। तो इंसुलेटर जो रहता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, यानी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस किस टाइप से वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटल है जो पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मेटल्स। तो ये तो ऊपर भी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। मेटल्स हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, याद रखिएगा मेटल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, इंसुलेटर का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंसुलेटर। इंसुलेटर हैव ए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी बताए थे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? तो पर डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब एक न्यूमेरिकल है टेम्परेचर कोफिशिएंट से, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। 30 का देखिए, आप लोग को हिंट दे देते हैं, आप लोग खुद से बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा।
ए कॉपर कॉयल हैज ए रेजिस्टेंस 200 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 200 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको निकालना था। आप सभी को फॉर्मूला है कि यहाँ पे लिख देते हैं R2 बराबर होता है R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट डेल टी। डेल टी क्या चाहिए हो गया, डेल टी हमारा हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस फार्मूला पे आप लोग रख दीजिएगा। R2 हमको निकालना, R1 का वैल्यू दिया हुआ 200 और 1 प्लस अल्फ़ा नॉट यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.00404 इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिएगा कितना आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ ए कॉइल कैन नॉट बी मेजर्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। तो इसका कैलोरीमीटर से थोड़ी हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, थर्मोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इन सेमी कंडक्टर सच दैट द रेजिस्टेंस इंस्टेंटली फॉल्स इट इज टर्म्ड एज। तो द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टेंस उसका तेज़ी से घटने लगता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रनअवे। नेक्स्ट, मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 रहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर है। आइडेंटिफाई द मटेरियल विच इज सुटेबल फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर से बहुत ही कम वेरी करता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक बार फिर से आ गया है, तो इसका होता है पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर मेटल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज होगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है मेटल में, डिक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर ए। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5.5 ओम एट 90 डिग्री सेल्सियस, यानी 19 डिग्री सेल्सियस 5.5 ओम है, 21.5 ओम एट 200 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी उसी फार्मूला से बनेगा। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस डेल अल्फ़ा नॉट डेल टी। तो चलिए इसी पर हम लोग बना के देखते हैं। ऐसे तो इसको छाटना रहेगा तो इस टाइप से हटा सकते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस 16 पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी का नहीं होता, 1.6 भी नहीं होता है, 1 से कम ही आंसर आता है। यानी हमको अब ये दोनों में से बताना कौन वाला होगा, ए और बी में से। तो इस टाइप से आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर, लेकिन इस फार्मूला पर रख के आप लोग बना सकते हैं। R2 बटा R1 एक और इसी का सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग बता सकते हैं। R2 बटा R1, ऊपर में रेजिस्टेंस को घटा देना, नीचे में डेल टी इंटू R2 कर देना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वुड बी डबल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस गिवन अल्फ़ा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको बना लेते हैं फार्मूला पे। अल्फ़ा बराबर क्या अभी बताया तो फार्मूला, ऊपर में रेजिस्टेंस का डिफरेंस ले लेना है, नीचे में जो सेकंड वाला जो रहता है वो रेजिस्टेंस रखना है, और फिर उसके बाद डेल टी कर देना है, मतलब फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस रखना R1 वाला। तो ऊपर में रेजिस्टेंस का डिफरेंस डबल कर रहा था, यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे में R1 की जगह पे 1 हो जाएगा, और डेल टी की जगह पे कितना 3.9, यानी इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 1/3.9, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो यानी 1000 को 3.9 यानी 4 से भागा देना लगभग में, यानी 250 के आसपास में कौन सा आंसर आ रहा है, 250, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से तेज़ी से आप लोग जल्द
बना सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड अनदर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वायर हैज हायर रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, तो ऑटोमेटिक जिसका लेंथ ज़्यादा रहेगा उसका हाई रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडक्शन करेंट व्हेन ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो फुल्ली चार्ज रहता है तब करेंट कंडक्शन नहीं करता, यानी जीरो उसमें करंट फ्लो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 14 का बी।